नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं सरस्वती पांडे से हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास से पेज नंबर 13 को लेकर के। जैसा हम लोग पेज वाइज अध्ययन कर रहे हैं, ये आपका है पेज नंबर 13। ठीक है, तो पेज नंबर 13 में हम लोग पहुंचे थे पाली भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं। जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में पेज नंबर 12 तक अध्ययन कर चुके हैं। पार्ट 3 में देखते हैं पाली भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो क्या थी पाली भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं? पहली विशेषता ये थी कि अनुस्वार यानी अ पाली में स्वतंत्र ध्वनि है, जिसे पाल वैयाकरण ने निगहित लाम से अभिहित किया है। बिंदु निगहित। नंबर 2 है इसकी विशेषता, टर्नर के अनुसार पाली में वैदिकी की भांति ही संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों स्वराघात थी। ग्रियर्सन तथा भोलानाथ तिवारी पाली में बलात्मक स्वराघात मानते हैं, जबकि जूल ब्लॉक किसी भी स्वराघात को नहीं स्वीकार करते। इसकी तीसरी विशेषता है पाली में 3 लिंग, 3 वाच्य और 2 वचन यानी एक वचन और बहुवचन का प्रयोग मिलता है, जैसा कि हिंदी में भी मिलता है। पाली में भी द्विवचन नहीं होता, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद देखते हैं चौथा है पाली हलंत रहित जो है होता है, इसमें हलंत नहीं लगता। 6 कारक होते हैं, 8 लकार होते हैं, 4 काल और 4 भाव तथा 8 गण युक्त भाषा है। प्रथम पाली के अंतर्गत ही अभिलेखी प्राकृत या शिलालेखी प्राकृत भी आता है। इसके अधिकांश लेख शिला पर अंकित होने के कारण इसकी संज्ञा शिलालेख प्राकृत हुई। अब आते हैं द्वितीय प्राकृत की तरफ, जिसे हम लोग प्राकृत कहते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया। प्राकृत की व्युत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्रचलित हैं, जो निम्न है। पहला क्या है? पहला है कि प्राकृत प्राचीनतम जनभाषा है। ये प्रश्न पूछा गया है, ये जानते रहिएगा। प्राकृत जो है प्राचीनतम जनभाषा है। नम साधु से इसका निर्वचन करते हुए लिखा है कि प्राक पूर्वकृतम प्राकृतम, अर्थात प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है पहले की बनी हुई। जो भाषा मूल से चली आ रही है उसका नाम प्राकृत है। नाम प्रकृते आगतम प्राकृतम। नाम साधु ने काव्यालंकार की टीका में लिखा है, प्राकृतेत सकल जगत चित्राणाम व्याकरणादि मिरहनातः नाहत संस्कार सहजो वचन व्यापार प्रकृति तत्र भव से वा प्राकृतम। अर्थात सकल जगत के जंतुओं के व्याकरण आदि संस्कारों से रहित सहज वचन व्यापार को प्रकृत कहते हैं। उससे उत्पन्न अथवा वही प्राकृत है। वाक्पतिराज ने गौड़ बहु में लिखा है, शैलाओ इम वायाः वसंति इत्तो ये यणेति वायावो एति समुद्रम विहणेति सायराओ ची जलाए। अर्थात जिस प्रकार जल सागर में प्रवेश करता है और वहीं से निकलता है, उसी प्रकार समस्त भाषाएं प्राकृत में ही प्रवेश करती हैं और प्राकृत से ही निकलती है। आगे देखिए दूसरे नंबर पे क्या है? प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई। इस मत की पुष्टि करने वाले विद्वान निम्नलिखित हैं। प्रकृत्या है संस्कृतम तत्र भवम तत्र आगतवाम प्राकृत है, अर्थात प्रकृति या मूल। पेज नंबर 14 पे देखते हैं उसके आगे। प्रकृति या मूल संस्कृत है, जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। यह हेमचंद्र ने लिखा। दूसरा है प्राकृत संस्कृतम तत्र भवम प्राकृत मुच्यते, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है, उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहते हैं। प्राकृत सर्वस्व, ये मार्कंडेय है। तीसरा है प्राकृत से सर्वमेव संस्कृत योनि, अर्थात प्राकृत की जननी संस्कृत है। ये इंपॉर्टेंट है, प्राकृत की जननी संस्कृत है। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है
कि प्रकृते संस्कृतायस्तु विकृति प्रकृति मता, अर्थात संस्कृत की विकृत प्राकृत है। खड़ भाषा चंद्रिका लक्ष्मीधर से लिया गया है। 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट है प्रकृते संस्कृतात आगतम प्राकृतम, अर्थात प्रकृत संस्कृत से आगत प्राकृत है सिंहदेव मणि। अब प्राय सभी विद्वानों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि प्राकृत की जो उत्पत्ति हुई है वह संस्कृत भाषा से हुई। ठीक है। द्वितीय प्राकृत की साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में विचार किया। प्राकृत भाषाओं के विषय सर्वप्रथम, क्योंकि भरत मुनि दूसरी शताब्दी के थे, तो प्राकृत का समय पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक चलती है। तो भरत मुनि ने इस पर अपना विचार व्यक्त किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 7 प्रमुख प्राकृत तथा 7 गौण विभाषा की चर्चा की, जो अग्रंथित है। भरत मुनि ने उन 7 पे क्या चर्चा की है देखते हैं। नंबर 1 पे है मागधी, मुख्य प्राकृत है ये, और उसकी गौण विभाषा क्या है, साबरी। मागधी की क्या है, साबरी। कुंतीजा की क्या है, अभीरी। प्राच्या की क्या है, चांडाली। सूरसेनी यानी सौरसेनी की क्या है, सचरी। अर्धमागधी क्या है, द्राविणी। बालिकी क्या है, उदजा। दक्षिणार्थिक महाराष्ट्र की क्या है, वनीचरी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राकृत व्याकरण में सर्वप्रथम नाम जो आता है वह वर्रुच का आता है, जो 7वीं शताब्दी के थे। इनके व्याकरण का नाम है प्राकृत प्रकाश। ये ध्यान रखे रहिएगा, प्राकृत प्रकाश। इसमें 12 प्रच्छेद है, यानी 12 अध्याय। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। वर्रुच ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद किए हैं, और वो चारों भेद कौन है, महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सरसेनी। हेमचंद ने अपने प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ व्याकरण प्राकृत व्याकरण में उन्होंने क्या लिखा है, प्राकृत भाषा के 3 भेदों की चर्चा की है, जो निम्न है। आरसी में अर्धमागधी, चुलिका, पैसाची, अभ्रंश। ठीक है, हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। इस चीज को ध्यान रखने की बात है कि हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की रचना की। हेमचंद की चुलिका पैसाची, हेमचंद की कौन सी पैसाची है, चुलिका पैसाची को ही आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। ठीक है, हेमचंद की जो चुलिका पैसाची है उसको आचार्य दंडी ने कौन सी भाषा कहा है, भूत भाषा। ये ध्यान देने की बात है। आगे देखते हैं, पेज नंबर आ जाएं हम लोग 15 पे। 15 पे है, महाराष्ट्री को प्राकृत व्याकरणों ने आदर्श परिनिष्ठित तथा मानक प्राकृत माना है। प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र, प्राकृत का मूल स्थान कहाँ पर है, महाराष्ट्र माना जाता है। ये ध्यान देने की बात है। डॉक्टर हार्टने के अनुसार महाराष्ट्री का अर्थ महान राष्ट्र की भाषा है। महान राष्ट्र के अंतर्गत राजपूताना तथा मध्य प्रदेश आदि आते हैं। जॉर्ज ग्रेसन एवं चूल ब्लॉक ने महाराष्ट्री प्राकृत से ही मराठी की उत्पत्ति माना है। महाराष्ट्री से प्राकृत से ही मराठी की उत्पत्ति को माना। भरत मुनि ने दक्षिणात प्राकृत, कौन सी प्राकृत, दक्षिणात प्राकृत भाषा को भेद महाराष्ट्री के लिए ही किया है। अवंती और वाही की ये दोनों भाषाएं महाराष्ट्री भाषा के अंतर्भूत हैं। डॉक्टर मनमोहन घोष और डॉक्टर सुकुमार सेन का अभिमत है कि महाराष्ट्री प्राकृत सौरसेनी का ही विकसित रूप है। आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट भाषा बतलाया है। महाराष्ट्र से भाषायां प्रकृष्टम प्राकृतम बिंदु सागरः सुक्तिरत्नानं सेतुबंधनं यन्मययाम। महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी गई प्रमुख साहित्यिक कृतियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है राजा हाल कृत गाथा सतसई, यानी गाथा सप्तशती। नंबर 2 है प्रवरसेन कृत रावण वहो सेतुबंध। नंबर 3 है वाग्पत कृत
गौडभो गौड़बध, नंबर 4 है जय वल्लभ, नंबर कृत वज्जलांग, नंबर 5 है हेमचंद के कुमार पाल चरित। ये प्रश्न टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा, हेमचंद कृत कुमार पाल चरित। ठीक है, तो हेमचंद की कुमार पाल चरित ये अब अपभ्रंश भाषा में है। ठीक है, प्राकृत से आगे देखते हैं। सौरसेनी प्राकृत मूलतः सूरसेन या मथुरा के आसपास की बोली थी। मध्य देश की भाषा होने के कारण सौरसेनी का बहुत आदर था। यूं मध्य देश व्यवस्था स कवि सर्व भाषा निश्रण डाटा पिछले के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ। सौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। आचार्य भरत मुनि ने लिखा भी है कि सौरसायनम समाश्रितम भाषा कार्य तु नाटके। विद्वान ने सौरसेली प्राकृत का आधार भिन्न भिन्न बात बताया है, जो कि निम्नलिखित है। विद्वान है और सौरसेनी के आधार पर विद्वान है वर्रुच। वर्रुच ने संस्कृत प्राकृत यानी संस्कृतम रामवर्षम महाराष्ट्री विरचिते संप्रति सौरसेनी पूर्व भाषा प्रकृति क्लास्य पुरुषोत्तम संस्कृत तथा महाराष्ट्री संस्कृतानुगमनाद बहुलम तथा शेषे महाराष्ट्री। वर्रुच ने संस्कृत प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है। प्रकृत सौरसेनी प्राकृत प्रकाश 10-2 से लिया गया है। अब आते हैं, चर्चा करते हैं पैशाची प्राकृत की। पैशाची प्राकृत को पैशाचकी, पैशाचिका, ग्राम्य भाषा, भूत वचन, भूत भाषिता आदि नामों से पुकारा जाता है। आइए पेज नंबर देखते हैं 16 पे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पैशाची भाषा भाषी लोगों का आदिमवास स्थान उत्तर पश्चिम पंजाब अथवा अफगानिस्तान को माना है तथा इसे दर्द से प्रभावित बताया है। लक्ष्मीधर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ खड़भाषा चंद्रिका में राक्षस, पिशाच तथा नीच पात्रों के लिए पैशाची भाषा का प्रयोग बताया है। रक्ष पिशाचिनी चेषु पैशाची द्वितीय भवेत्। मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व में कैकेयी पैशाची, सौरसेनी पैशाची और पातंजल पैशाची इन 3 प्रकार की पैशाची भाषाओं का 3 देशों के आधार पर नामकरण किया है। अब चर्चा करते हैं मागधी प्राकृत की। मागधी प्राकृत मगध देश की भाषा है। मार्कंडेय ने सौरसेनी से मागधी की व्युत्पत्ति बताई है। मागधी सौरसेनी। मागधी के शाकाहारी, चांडाली और सावी ये 3 प्रकार के मिलते हैं। कौन कौन से ये तीनों प्रकार हैं? शाकाहारी है, चांडाली है और सावरी है, ये तीनों मिलते हैं। ठीक है, मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। जो मागधी प्राकृत है इसका प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है? अश्वघोष। ठीक है, आगे देखिए। भरत मुनि के अनुसार मागधी अंतपुर के नौकरों, अश्वपालों आदि की भाषा थी। अब आगे देखते हैं अर्धमागधी प्राकृत को। ठीक, के संबंध में जॉर्ज ग्रियर्सन ने बतलाया कि यह मध्य देश यानी सूरसेन और मगध के मध्यवर्ती देश अयोध्या या कोशल की भाषा थी। श्री जिंदा सगड़ी महत्तर 7वीं शताब्दी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ निशीथ चूर्ण में अर्धमागधी को मध्य देश के अर्ध प्रदेश की भाषा से निबद्ध होने के कारण अर्धमागध कहा है। मगध विषय भाषा निबद्ध अर्धभाग। अर्धमागधी का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ है। भगवान महावीर का संपूर्ण धर्मोपदेश इसी भाषा में निबद्ध है, अर्धमागधी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। जैनियों ने अर्धमागधी को आर्स, आरसी, ऋषि भाषा या आदि भाषा नाम से भी अभिहित किया है। आगे देखते हैं। डॉक्टर जैकोबी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जैन महाराष्ट्री नाम बता दिया है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अर्धमागधी को चेट, राजपूत, सेठों की भाषा बताया। आगे देखते हैं अपभ्रंश या तृतीय प्राकृत। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा है। भर्तृहरि के वाक्य पदीयम के अनुसार सर्वप्रथम व्याड़ ने संस्कृत के मानक
शब्दों से भिन्न संस्कारचित भ्रष्ट और अभ्रंश शब्दों को अभ्रंश की संज्ञा दी। भर्तृहरि ने लिखा है, शब्द संस्कार हीनो यो गौरति प्रयुज्यते तम भ्रंश मिच्छति विशिष्टार्थ निवेशिनम। बिहार की पुस्तक का नाम लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह था, जो दुर्भाग्यवश पेज नंबर अब हम देखते हैं 17 पे, दुर्भाग्यवश अनुपलब्ध है। अभ्रंश का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्य में अभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक के रूप में किया गया। तो अभ्रंश शब्द का सार्वभौमिक प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के कहाँ मिलता है? महाभाष्य में मिलता है। इस चीज को ध्यान रखने वाली है। भूयांशोपदा अल्पियांश शब्दा इति एकस्य ही शब्दस्य बहो अभ्रंशा। अभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। इसमें अभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया। ये प्रश्न पूछा गया है कि अभ्रंश को विभ्रष्ट किसने कहा है? तो इसका आंसर है भरत मुनि। जानते रहिएगा भरत मुनि। ठीक, आगे देखिए, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अभ्रंश शब्दों का प्रयोग चंड 6वीं शताब्दी ने अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया। न लोपो वंशेतो रेफस्य, अर्थात रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अभ्रंश का नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ये ध्यान देने वाली बात है। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये चीज जानते रहेगा कि अभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गोहसेन, ठीक है, विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत प्राकृत और अभ्रंश तीनों को कवि कहा है। किसको? गोसेन को संस्कृत का, प्राकृत का, अभ्रंश तीनों का कवि उसने कहा है। यह राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, भामा ने काव्य अलंकारों में अभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्य उपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। संस्कृतम प्राकृत चान्यन इति त्रिधा। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अभ्रंश को ड़ भाषा कहा है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि किशोरी दास वाजपेयी ने अभ्रंश को कौन सी भाषा कहा है? ड़ भाषा। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में समस्त वांग्मय को संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश और मिश्र इन 4 भागों में विभक्त किया है। तत्तेदं वांग्मय भूय संस्कृतम प्राकृत तथा अभ्रंशश्च मिश्रश्च हुस्यारम अच्युत्र विरुद्धम। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में अभ्रंश को आभीर भी कहा है। आविरादि गिरिथ काव्य अभ्रंश इति स्मृता। अभ्रंश के विद्वानों ने विभृष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट्ट, पटमंजिर, अवहत्थ, अवहट, अवहट आदि नामों से पुकारा है। विभिन्न विद्वानों ने अभ्रंश के निम्नलिखित भेद बताए। विद्वान और अभ्रंश के नाम से जो साधु हैं, उन्होंने अभ्रंश के 3 भेद बताए, उपनगर, आभीर और ग्राम्य। मार्कंडेय ने नागर, उपनागर और ब्राचर। याकोबी ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी। तागरे ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और नामोर सिंह ने पूर्वी और पश्चिमी। इसमें आपको नामोर सिंह ध्यान रखना होगा और इसके बाद एक मार्कंडेय को अगर आप ध्यान रख सके तो रखिएगा। आगे देखिएगा, फिर डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने अभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। इनके अनुसार 6वीं और 11वीं शती तक प्रत्येक प्राकृत का अपना, पेज नंबर 18 देखिए, अपना अभ्रंश का रूप होगा। जैसे मागधी प्राकृत के बाद मागधी अभ्रंश, अब अर्धमागधी प्राकृत के बाद अर्धमागधी अभ्रंश, सौरसेनी प्राकृत के बाद सौरसेनी अभ्रंश और महाराष्ट्रीय प्राकृत के बाद महाराष्ट्रीय अभ्रंश आदि। अभ्रंश की ध्वनियों में देखेंगे, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अभ्रंश की ध्वनियों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया है। स्वर में कितने हैं? 10 स्वर है। अभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? 10। ये ध्यान रखने वाली बात है, परीक्षा में पूछा गया है। देखिएगा कौन कौन से हैं। ह्रस्व में अ, ई, उ, ए, ओ और दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ओ। व्यंजन देखिएगा, कंठ के अंतर्गत कौन कौन है? 4 है।
क ख ग घ, तालव्य के अंतर्गत च छ ज झ, मूर्धन्य के अंदर ट ठ ड ढ ड़, 5 दंत के अंदर त थ द ध न, ठीक है। न पूर्व अभ्रंशी और ओष्ठ प फ ब भ म, 5 अंतस में य र ल व स पूर्वी अभ्रंश और उसमें स व ह, ठीक है। ये टोटल मिला के यानी अभ्रंश में 10 स्वर और 30 व्यंजन है। 10 स्वर हैं और कितना 30 व्यंजन, ठीक। इसके बाद देखिएगा कि अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं अपभ्रंश की। पहली विशेषता है कि अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता है। ये उकार बहुला भाषा कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में व्यक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र प्रसर्गों का प्रयोग होने लगा था। अपभ्रंश से 2 वचन, 1 वचन और बहुवचन और 2 ही लिंग यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मिलते हैं। अवहट्ठ अपभ्रंश का ही परिवर्ती या परिवर्तित रूप है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को ही क्या कहते हैं, अवहट्ठ कहा है, ठीक है। यानी अपभ्रंश को और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इन दोनों के बीच की कड़ी को इन्होंने क्या कहा, अवहट्ठ। अवहट्ठ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिषर ठाकुर ने अपनी वर्ण रत्नाकर रचना भी इम्पॉर्टेंट है और ये जानकारी भी इम्पॉर्टेंट है। अवहट्ठ शब्द का प्रयोग ज्योतिषर ठाकुर ने अपने वर्णात्मक ग्रंथ में किया है। तो अब हम लोग आ गए हैं जो मेन टॉपिक है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसको हम पढ़ेंगे पार्ट 4 में। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को हम लोग पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लोग इसी तरीके से सब्सक्राइबर और लाइक दोनों बढ़ाते रहें, आपका प्यार इसी तरीके से मिलता रहे। आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।